अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपनी अपनी ज़िंदगी में इंजॉय कर रहे होंगे। तो आज बेसिकली हम एक्टिविटी करने जा रहे हैं टेस्ट योर सेल्फ 3.3। ठीक हो गया। तो सबसे पहला हमारे पास क्वेश्चन है डिफाइन एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस को डिफाइन करें। एटॉमिक रेडियस हम डिटेल में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो जस्ट हम यहाँ पे इसकी डेफिनेशन करेंगे। हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ द टू बॉन्डेड एटम इज रेफर्ड एज द एटॉमिक रेडियस ऑफ द एटम। इसका मतलब ये है कि हमारे पास दो एटम हैं जो कि आपस में क्या है, बॉन्डेड हैं। इस तरह फर्ज करें ये दो एटम हैं, ये आपस में क्या है, बॉन्डेड हैं। जब ये आपस में बॉन्डेड हैं तो क्या है कि इनकी जो सेंटर जो न्यूक्लियाई है, ये क्या है, इनके दोनों के न्यूक्लियाई, इन दोनों की न्यूक्लियाई का हम क्या करेंगे, डिस्टेंस करेंगे, और इस डिस्टेंस को हम हाफ करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, रेडियस आ जाएगा। बेसिकली रेडियस आपको पता है ना, मैथ के अंदर भी आप पढ़ते हैं कि जो है ना, रेडियस एक सर्कल का होता है, यानी कि सर्कल मेन, यानी कि मेन सर्कल से लेके बाहर बाउंड्री के किसी भी पॉइंट तक, ठीक है ना, यानी कि मेन सर्कल से बाहर बाउंड्री में जो है ना, बाउंड्री तक का जो डिस्टेंस है वो क्या है, बेसिकली रेडियस है। तो यहाँ पे आप देखें तो ये हमारे पास क्या है, न्यूक्लियाई है, सेंटर है, ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या किया, हमने यहाँ से सेंटर से बाउंड्री तक गए, तो ये हमारे पास क्या है, रेडियस है। तो हम बेसिकली अकेले एटम का रेडियस फाइंड करना मुश्किल होता है, पॉसिबल नहीं होता है इस तरह। तो हम क्या करते हैं कि हमारे पास दो जो एटम है, फर्ज करें बॉन्डेड है, एक मॉलिक्यूल की फॉर्म में है, तो तब जो है ना, हम दोनों एटम का क्या करेंगे, न्यूक्लियाई का फासला मालूम करेंगे, यानी कि एक एटम की न्यूक्लियाई से दूसरे एटम की न्यूक्लियाई तक फासला मालूम करेंगे, फिर उसको जो है ना 2 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास एक एटम का रेडियस आ जाएगा। आगे चलते हैं हम आगे। व्हाट आर द एसआई यूनिट्स ऑफ एटॉमिक रेडियस। एसआई का मतलब बेसिकली सिस्टम इंटरनेशनल है। हमारे पास जितने भी जो है ना ये यूनिट्स हैं, साइंस के अंदर हम यूज़ करते हैं, फिजिक्स के अंदर यूज़ करते हैं, केमिस्ट्री के अंदर यूज़ करते हैं, ये जितने भी यूनिट्स हैं ये हमारे पास एक जो है ना एक इंटरनेशनल सिस्टम है, उसके ज़रिए जो है ना हम एक यूनिट यूज़ करते हैं। ठीक हो गया, यानी कि एक स्पेसिफिक यूनिट यूज़ करते हैं। अब आपको पता है कि डिस्टेंस का यूनिट जो है ना वो मीटर है। अब डिस्टेंस का यूनिट किलोमीटर भी है, ठीक है, इसके अलावा नैनोमीटर भी है, पिकोमीटर भी है, बहुत सारे जो है ना उसके यूनिट है, लेकिन ऐसा यूनिट उसको क्या है, मीटर है, यानी कि एक स्पेसिफिक यूनिट जिसमें हम मोस्टली अपनी कैलकुलेशंस करते हैं। ठीक है, अब ये तो नहीं होता कि हम हमारे पास जितनी भी साइंस के अंदर कैलकुलेशंस है, फिजिक्स के अंदर है, केमिस्ट्री के अंदर, हम सारे यूनिट्स में करते हैं, ऐसे नहीं करते हैं हम। ठीक है, हम अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक बाद में कर लेते हैं चेंजिंग, लेकिन सिस्टम इंटरनेशनल के अकॉर्डिंग एक स्पेसिफिक यूनिट जो है ना अलॉट किया जाता है, एक दिया जाता है, ठीक है, तो जो है ना उसे हम यूज़ करते हैं। तो हमारे पास एटॉमिक रेडियस का जो यूनिट है, अगर आप देखें तो हमने जो एटॉमिक रेडियस का पिछले टॉपिक पढ़ा है ना पीछे, वहाँ पे हमने शायद नैनोमीटर यूज़ किया है, ठीक हो गया, सॉरी पिकोमीटर यूज़ किया है, पीएम यूज़ किया है, पिकोमीटर। तो पिकोमीटर हम यहाँ पे ये नहीं कह सकते कि यहाँ पे ऐसा यूनिट रेडियस का जो है ना, एटॉमिक रेडियस का पिकोमीटर है, वो नहीं है, बल्कि यहाँ पे क्या है, एंगस्ट्रम है। ठीक है, ये एटॉमिक यूनिट का एसआई यूनिट है, सॉरी एटॉमिक रेडियस का एसआई यूनिट है। ऐसा यूनिट यानी कि सिस्टम इंटरनेशनल के अकॉर्डिंग जो यूनिट दिया गया एटॉमिक रेडियस को, बेसिकली वो वाला यूनिट है, एंगस्ट्रम। ये एंगस्ट्रम को शो कैसे करते हैं, एक के ऊपर छोटा सा जो है ना वो एक ओ डाल देते हैं, इसे हम एंगस्ट्रम बोलते हैं। द एसआई यूनिट ऑफ एटॉमिक रेडियस इज एंगस्ट्रम। 1 एंगस्ट्रम इज इक्वल टू 1 × 10 की पावर -10 मीटर। ठीक हो गया, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। वाई द साइज ऑफ एटम्स डिक्रीजेज इन पीरियड। एक पीरियड के अंदर, ये हमारे पास पीरियड्स हैं, 7 पीरियड्स हैं, अगर देखें आप, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, इनके अंदर एटम का साइज जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हैं, एटम का साइज जो है ना वो क्यों कम होता जाता है, पीरियड के अंदर डिक्रीज क्यों होता जाता है। तो उसका रीज़न ये है कि सबसे पहला रीज़न तो ये है कि नंबर ऑफ शेल जो है ना वो सेम रहते हैं। जब नंबर ऑफ शेल सेम रहते हैं तो हमारे पास न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन है वो बढ़ते जाते हैं। ओब्वियसली इलेक्ट्रॉन भी बाहर बढ़ रहे हैं, जितने इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे इतने प्रोटॉन बढ़ेंगे, लेकिन हमारे पास शेल जो है ना वो एक ही रहेगा, तो हमारे पास जो है ना जो न्यूक्लियर का चार्ज होगा, जो न्यूक्लियस का चार्ज होगा, वो बढ़ता जाएगा। प्रोटॉन क्या है कि वो यानी कि ज़्यादा जैसे जैसे होते जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन तो बाहर मजीद शेल में जा नहीं सकेंगे, शेल तो एक ही होगा बाहर वाला, उस एक ही शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन इकट्ठे होते रहेंगे और अंदर जो है ना न्यूक्लियस का चार्ज भी बढ़ता रहेगा। तो क्या होगा कि वो जो न्यूक्लियस है, जब चार्ज उसका ज़्यादा होगा तो वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा। जैसे जैसे ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा वो इतना ज़्यादा जो है ना शेल सुकीज होता जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट होता जाएगा। तो इस तरह जो है ना एटम का साइज छोटा होता जाएगा। Because the number of shells remain same and nuclear charge increase which contract the valence shell. In this way atomic size decreases in period. नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन है डिफाइन आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन क्या है। बेसिकली आयनाइजेशन एनर्जी एक अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है हम देते हैं बाहर से, ठीक है,
थोड़ी सी हम एनर्जी देते हैं, या आप अमाउंट ऑफ एनर्जी बेसिकली यहाँ पे यूज़ कर लें। समटाइम थोड़ी एनर्जी होती है, समटाइम ज़्यादा देते हैं। तो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो कि हम बाहर से देते हैं एक एटम को, यानी कि उसके जो वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन है, जो बाहर वाली शेल में उसके इलेक्ट्रॉन है, वहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हम बाहर से कुछ एनर्जी देते हैं, उस एनर्जी को आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। अगर तो वैलेंस शेल में जस्ट एक इलेक्ट्रॉन है, उस एक इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे हैं तो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी होगी। अगर वैलेंस शेल में दो इलेक्ट्रॉन है, पहले एक निकालेंगे वो फर्स्ट होगी, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे वो सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी होगी। इस तरह अगर तीन इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में, फिर पहला निकालेंगे वो फर्स्ट आयोनाइजेशन, दूसरा निकालेंगे सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी, और जब थर्ड निकालेंगे तो वो थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। The amount of energy required to remove the most loosely bound electron from the valence shell of an isolated gaseous atom is called ionization energy। यहाँ पे उन्होंने लफ्ज़ यूज़ किया loosely bound electron। आपको पता है कि जो वैलेंस शेल वाले बाहर वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं ऑब्वियसली वो लूजली बाउंड होते हैं, स्ट्रांगली बाउंड तो नहीं होते एटम के अंदर, सही है। तो वो क्या होते हैं, लूजली बाउंड होते हैं, तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होता है। अब आप सोचेंगे मतलब सोच रहे होंगे कि एटम का जो है ना जो इनर शेल है वहाँ से इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं निकालते, उसको आयनाइजेशन एनर्जी क्यों नहीं बोलते। तो हम वहाँ से भी इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं लेकिन ईजिली नहीं निकाल सकते, वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल है, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो न्यूक्लियस के करीब हैं और वो इतने ज़्यादा जो है ना उनके दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस क्या है, ज़्यादा है। तो जो बाहर वाले जो वैलेंस शेल वाले इलेक्ट्रॉन हैं वो लूजली बाउंड होते हैं। तो यहाँ पे डेफिनेशन में इन्होंने लिखा हुआ है द मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम, यानी कि सिंगल एटम, मालिक्यूल नहीं, सिंगल एटम की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो सिंगल एटम की जो है ना वैलेंस शेल में से जब एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो जब हम बाहर से एनर्जी देंगे तब रिमूव होगा, तो उस एनर्जी को हम आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। आगे वाई द सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एन एलिमेंट इज हायर देन फर्स्ट वन, कहते हैं कि सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो पहली आयनाइजेशन एनर्जी के से जो है ना वो क्यों ज़्यादा होती है। फ़र्ज़ करें आपके पास एक एटम है जिसके वैलेंस शेल में दो इलेक्ट्रॉन है। सबसे पहले आप पहला इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे, बाहर से एनर्जी देंगे, फिर आप अगेन एनर्जी देंगे तो दूसरा इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे। लेकिन जब दूसरा इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो आपको ज़्यादा बाहर से एनर्जी देनी पड़ेगी। क्यों? ये बेसिकली जो है ना क्वेश्चन है उसका। When first electron removed from valence shell, then nuclear charge increases, which strongly attracts the valence electron, due to which it is difficult to remove second electron। Obviously जब आपको पता है कि एक एटम एज अ होल क्या होता है, न्यूट्रल होता है, यानी कि जितने प्रोटॉन होते हैं इतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब आप बाहर से थोड़ी सी एनर्जी देंगे, एक इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे, तो क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे, प्रोटॉन ज़्यादा हो जाएंगे, यानी कि एक प्रोटॉन ज़्यादा हो जाएगा। जब प्रोटॉन ज़्यादा हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे, तो वो प्रोटॉन जो है ना वो और ज़्यादा फोर्स से क्या करेंगे, सारे इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेंगे। तो जो वैलेंस शेल वाला एक इलेक्ट्रॉन होगा वो भी जो है ना थोड़ा सा यानी कि टाइट हो जाएगा, अट्रैक्ट हो जाएगा न्यूक्लियस की वजह से। तो क्या होगा कि फिर उसको वहाँ से रिमूव करने के लिए हमें एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी। इस वजह से सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है वो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी से क्या होती है, ज़्यादा होती है हमेशा। इसी तरह अगर तीन इलेक्ट्रॉन है, पहला इलेक्ट्रॉन आपने निकाला तो दूसरे की जो एनर्जी, जब दूसरा निकालेंगे तो दूसरे के लिए आपको ज़्यादा जो है ना बाहर से एनर्जी देनी पड़ेगी। इसी तरह जब तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो तीसरे के लिए आपको और ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक हो गया। इस तरह जो है ना हमारे पास ये आयनाइजेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट चलते हैं हम छठे क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास सिक्स क्वेश्चन। व्हाट इज द ट्रेंड ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी इन अ ग्रुप, यानी कि आयनाइजेशन एनर्जी का ग्रुप के अंदर क्या ट्रेंड है। बेसिकली आयनाइजेशन एनर्जी ग्रुप के अंदर जो है ना वो कम होती है, डिक्रीज होती है, जबकि आयनाइजेशन एनर्जी पीरियड के अंदर इंक्रीज होती है। ठीक है, पीरियड के अंदर क्यों इंक्रीज होती है ये पिछले क्वेश्चन में मैं डिस्कस कर चुका हूँ। अभी आयनाइजेशन एनर्जी इन ग्रुप देख रहे हैं, यानी कि ग्रुप में ये एनर्जी कैसे डिक्रीज होती है। आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप, द रीजन इज दैट द साइजेज ऑफ एटम इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप ड्यू टू विच इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल, बेसिकली इसका मतलब ये है कहने का कि जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप आते हैं तो हमारे पास जो है ना एटम की साइजेस बढ़ते हैं। एटम की साइजेस क्यों बढ़ते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते हैं। जब नंबर ऑफ ऑब्वियसली जब एक शेल यानी कि मज़ीद बढ़ेगा फिर मज़ीद एक शेल बढ़ेगा, जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जाते जाएंगे शेल बढ़ते जाएंगे तो एटम का साइज़ क्या होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा। जब एटम का साइज़ बड़ा होता जाएगा तो जो वैलेंस शेल वाले इलेक्ट्रॉन होंगे उनका न्यूक्लियस के साथ जो अट्रैक्शन है वो कम होती जाएगी, वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर दूर होते जाएंगे। जैसे जैसे वो दूर दूर होते जाएंगे उनके दरमियान अट्रैक्शन कम होती जाएगी। इस वजह से बाहर वाले जो इलेक्ट्रॉन होगा वैलेंस शेल, उसको आप बिल्कुल थोड़ी सी एनर्जी देंगे तो वो वहाँ से क्या हो जाएगा, निकल जाएगा आराम सुकून से वहाँ से।
ठीक है। तो इस वजह से हमें जो है ना आयनाइजेशन एनर्जी बाहर से यानी कि कम देनी पड़ेगी, सॉरी एनर्जी हम बाहर से कम देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को आयनाइज एटम को आयनाइज करने के लिए, ये इसका मतलब है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। वाई द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम इज लेस देन दैट ऑफ मैग्नीशियम। कहता है कि सोडियम की जो एनर्जी है आयनाइजेशन एनर्जी वो क्यों लेस है मैग्नीशियम से। तो देखते हैं ये सोडियम और ये मैग्नीशियम, क्योंकि ये किस में आ रहे हैं, ये पीरियड्स में आ रहे हैं, ठीक है। ये कौन सा पीरियड है, थर्ड पीरियड है। तो हमने क्या पढ़ा है कि पीरियड के अंदर आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है। तो पहले सोडियम है, उसके बाद क्या है, मैग्नीशियम है। आंसर देखते हैं इसका। द रीजन इज डैट आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेज इन द पीरियड द सोडियम एंड मैग्नीशियम हैव सेम वैलेंस शेल 3s। बेसिकली सोडियम और मैग्नीशियम ये जो थर्ड पीरियड है इसका ऑब्वियसली थर्ड पीरियड के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं उनका एक ही वैलेंस शेल है। तो यहाँ पे सोडियम और मैग्नीशियम जो है ना इनका एक ही वैलेंस शेल है, कौन सा वाला जो है ना वो 3s, ठीक हो गया। 3s इनका वैलेंस शेल है। तो सोडियम हैव ओनली 1 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल। सोडियम के वैलेंस शेल में 3s में एक इलेक्ट्रॉन है, यानी कि 3s 1 है। आगे मैग्नीशियम, वाइल मैग्नीशियम हैव 2 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स वैलेंस शेल, जबकि मैग्नीशियम के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, 3s 2 है। The nuclear charge increases when we move from sodium to magnesium। जैसे आप सोडियम से मैग्नीशियम की तरफ आएंगे ऑब्वियसली एक इलेक्ट्रॉन भी बढ़ा है तो एक प्रोटॉन भी क्या हो गया, बढ़ गया है। चूंकि इलेक्ट्रॉन एक ही शेल के अंदर बढ़ा है, यानी सोडियम और मैग्नीशियम का शेल तो सेम ही है ना, एक ही शेल है। उसके अंदर क्या है, यानी कि मैग्नीशियम में जब आप सोडियम से मैग्नीशियम पे गए तो शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। पहले सोडियम के केस में एक था तो उसी शेल के अंदर दूसरा इलेक्ट्रॉन भी आ गया मैग्नीशियम का, तो बीच में क्या हो गया, प्रोटॉन भी एक बढ़ गया। तो उसकी वजह से क्या हुआ, शेल तो सेम है, एक ही शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन है, तो वो जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो गया कि न्यूक्लियस से जो है ना वो अट्रैक्ट हो गए, ज़्यादा न्यूक्लियस ने उनको अट्रैक्ट किया अपनी तरफ। तो इस वजह से जो है ना वहाँ से उनको इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल है। यहाँ पे देखिए, द न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज व्हेन वी मूव फ्रॉम सोडियम टू मैग्नीशियम विच अट्रैक्ट्स द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ मैग्नीशियम टाइटली एज कम्पेयर टू सोडियम। तो सोडियम की निस्बत जो न्यूक्लियर चार्ज होगा मैग्नीशियम के अंदर, वो जो मैग्नीशियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे उनको टाइटली यानी कि स्ट्रांगली उनको अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। ड्यू टू विच मैग्नीशियम हैव हाई आयनाइजेशन एनर्जी। यहाँ पे आप हाई लिख लें, ड्यू टू विच मैग्नीशियम हैव हाई आयनाइजेशन एनर्जी एज कम्पेयर टू सोडियम। आगे क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास। वाई इट इज़ डिफिकल्ट टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हैलोजन। हैलोजन में से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना क्यों मुश्किल है, ठीक हो गया, ये हमने देखना है। बेसिकली आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि हमारे पास दो कॉन्सेप्ट हैं, एक ऑक्टेट का कॉन्सेप्ट है और एक डुप्लेट का कॉन्सेप्ट है। ये दो कॉन्सेप्ट हैं। डुप्लेट का कॉन्सेप्ट का ये मतलब है कि अगर वैलेंस शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएं, ठीक है, आपके पास वैलेंस शेल है, फ़र्ज़ करें जस्ट s, p है ही नहीं, खाली क्या है, s है। कौन से केस में, हाइड्रोजन के केस में, और ये हीलियम है हमारे पास, इसके केस में हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, एक ही इलेक्ट्रॉन है 1s1, ठीक है। आगे हीलियम उसका 1s2, आगे उनका p है ही नहीं, यानी कि शेल पहला शेल है ना, k शेल है, k शेल के अंदर जस्ट s हमारे पास ऑर्बिटल है, तो s के अंदर बेसिकली 2 ही इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो ये जो है ना डुप्लेट रूल को फॉलो करते हैं, ठीक है। अब हीलियम है वो क्या हो गया, स्टेबल हो गया, उसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, उसने डुप्लेट रूल को फॉलो किया, वो क्या हो गया, स्टेबल हो गया। अब हमारे पास क्या है, तीसरे नंबर पर है लिथियम। अब लिथियम के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है, 2 उसके किस में चले गए, 1s में चले गए। अब लिथियम का जो दूसरा 2s है उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन रह गया बाकी। अब इसने क्या करना है, इसने अपना ऑक्टेट यानी कि इसके p शेल में भी जो है ना है इसका, लेकिन ये 7 इलेक्ट्रॉन गेन करने की बजाय, ठीक है, 7 इलेक्ट्रॉन गेन करना, यानी कि लिथियम के पास वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में लिथियम के, तो इसको 7 इलेक्ट्रॉन और गेन करने पड़ेंगे अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने की बजाय, 7 इलेक्ट्रॉन गेन करने की बजाय अपना एक इलेक्ट्रॉन इजीली लूज कर देता है और किस में कन्वर्ट हो जाता है, डुप्लेट रूल को फॉलो कर लेता है। यानी हीलियम की जो है ना वो क्या नाम है, ऑक्सीडेशन स्टेट है उसको, सॉरी हीलियम की जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसको फॉलो कर लेता है, ठीक हो गया। तो इस वजह से आगे बेरिलियम की तरफ मूव करेंगे। बेरिलियम जो है ना वो अपने यानी कि इसके पास भी p है, बेरिलियम के पास भी, लेकिन बेरिलियम जो है ना अपना इसको p में इलेक्ट्रॉन फिल करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको मजीद, और 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो 6 इलेक्ट्रॉन ये गेन करने की बजाय क्या करेगा, अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देगा। इसके लिए 6 गेन करना मुश्किल होगा इसकी निस्बत 2 लूज़ करने के, तो 2 जो है ना ये अपना ईजिली लूज़ करके स्टेबल हो जाएगा। अगेन डुप्लेट रूल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को फॉलो करेगा। तो यहाँ पे हम देखें
तो हैलोजन, ये हमारे पास सबसे पहला हैलोजन है, ये फ्लोरीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन। अब ये किस रूल को फॉलो करते हैं? ये ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हैं। बेसिकली फ्लोरीन किसके रूल को किस रूल को फॉलो करता है? ऑक्टेट रूल को फॉलो करता है। आगे जैसे क्लोरीन पे जाएंगे तो ये 18 रूल को फॉलो करेगा, आगे ब्रोमीन पे जाएंगे तो ये 32 रूल जो है ना उसको फॉलो करेगा। ये आगे मजीद जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि इनको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए या इनको अपना वैलेंस शेल कंप्लीट करने के लिए, इनको स्टेबल होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए जस्ट। ठीक हो गया? कहने का मतलब ये है, यानी कि इन हैलोजेंस को जस्ट एक इलेक्ट्रॉन चाहिए अपने आप को स्टेबल करने के लिए। ठीक है। अब फ्लोरीन है, फ्लोरीन को जस्ट एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। जब वो एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो उसके पास नियॉन की जो है ना इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आ जाएगी। ठीक हो गया? तो नियॉन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में वो क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा। तो क्या करेगा ये? अपना 7 इलेक्ट्रॉन लूज करने की बजाय, अब इसके पास दो ऑप्शन है, या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन लूज करे और डुप्लेट की जो है ना ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को फॉलो करे, या फिर ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करे और ऑक्टेट की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को फॉलो करे। तो इसके लिए 7 इलेक्ट्रॉन लूज करना बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है। तो इसके लिए एक इलेक्ट्रॉन गेन करना ज़्यादा आसान है, इसलिए जो है ना एक इलेक्ट्रॉन ईजिली गेन कर लेता है जल्दी से और अपने आप को स्टेबल कर लेता है, बजाय इसके कि ये 7 इलेक्ट्रॉन लूज करे। ये थोड़ा सा मैं ना बहुत ज़्यादा डेप्थ में चला गया, तो इसको एक दो दफ़ा सुनेंगे ना आप लोग तो आप लोगों को जो है ना ये क्लियर हो जाएगा। कोई इतना मुश्किल काम नहीं है ये। ठीक है। डुप्लेट और ऑक्टेट का कॉन्सेप्ट है ये। हम आगे जब चलेंगे तो आगे डुप्लेट और ऑक्टेट का कॉन्सेप्ट अगेन आएगा, मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगा वहाँ पे। तो यहाँ पे देखते हैं, इट ऑल द हैलोजन एटम्स हैव 7 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल। ये जितने भी हैलोजन एटम है ये हमारे पास ये हैलोजन ग्रुप है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन। ऑल द हैलोजन एटम्स हैव 7 इलेक्ट्रॉन, इनकी वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। दे रिक्वायर जस्ट 1 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट। ये जो फ्लोरीन है ना इसको जस्ट एक इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। आगे क्लोरीन है, क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए जस्ट अपना 18 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए। अब जस्ट यहाँ पे ऑक्टेट का लफ्ज़ बेशक यूज़ कर लें। इट इज़ ईजी टू गेन 1 इलेक्ट्रॉन एज कम्पेयर टू लूजिंग इलेक्ट्रॉन फॉर दैम। इनके लिए इलेक्ट्रॉन को लूज़ करना मुश्किल है एज कम्पेयर टू गेन 1 इलेक्ट्रॉन। यानी कि ये जस्ट एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेंगे, ये इनके लिए आसान है। बाकी इनके लिए 7 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो लूज़ करना मुश्किल है। ठीक है। तो 7 इलेक्ट्रॉन में से आप अगर एक इलेक्ट्रॉन भी निकालते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी वहाँ पे। ठीक हो गया? तभी जो है ना वो फ्लोरीन से एक इलेक्ट्रॉन आप निकाल लेंगे, या आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी तो आप यानी कि क्लोरीन में से आप एक इलेक्ट्रॉन अगर निकालना चाहते हैं तो इस वजह से यानी कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल है। इनके लिए जस्ट एक इलेक्ट्रॉन गेन करना आसान है, तो ईजिली अपना एक इलेक्ट्रॉन गेन करके स्टेबल हो जाते हैं। ड्यू टू विच इट इज़ डिफ़िकल्ट टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्राम देयर वैलेंस शेल। उम्मीद है कि ये जो क्वेश्चन है इसकी मैं बहुत ज़्यादा डेप्थ में चला गया हूँ, तो आप लोगों को अगर समझ नहीं आई इसकी तो आप लोग जो है ना कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन करें, इंशाल्लाह मैं समझा दूंगा। लेकिन उम्मीद है कि आप लोग 2-3 दफ़ा जब इसको देखेंगे ना, बार बार सुनेंगे इसको, तो और आप लोग यानी कि ये पूरा 3rd चैप्टर शुरू से देखते आ रहे हैं तो आप लोगों को यहाँ पर उम्मीद है कि कोई मसला नहीं बनेगा। ठीक है। तो आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 9वां क्वेश्चन, व्हाट इज शील्डिंग इफेक्ट। यानी कि शील्डिंग इफेक्ट क्या है? द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द इनर शेल्स ऑफ एन एटम स्क्रीन और शील्ड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस फेल्ट बाय द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट क्या है? हमारे पास बेसिकली जो इनर इलेक्ट्रॉन है, यानी कि हमारे पास एक एटम है, ये क्या है? एक एटम है। ये एटम के जो बाहर वाले वैलेंस वाले इलेक्ट्रॉन हैं और जो इनर इलेक्ट्रॉन है वो क्या करते हैं? बाहर वाले जो इलेक्ट्रॉन है और जो न्यूक्लियस है इनके दरमियान क्या करते हैं? यानी कि स्क्रीन कर देते हैं बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को। बेसिकली जो इनर इलेक्ट्रॉन है, जो इनर शेल्स में प्रेजेंट है, वो क्या करेंगे? जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन, वैलेंस शेल वाले इलेक्ट्रॉन हैं, उनको न्यूक्लियस से क्या कर देंगे? दूर कर देंगे। ठीक है। आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन को रिपेल करता है। ठीक है। जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन होंगे वो इनर वाले इलेक्ट्रॉन से क्या होंगे? रिपेल होंगे। अगर इनर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे तो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन ज़्यादा रिपेल होंगे। जब वो रिपेल होंगे मीन्स कि दूर हो जाएंगे न्यूक्लियस से। जब न्यूक्लियस से दूर होंगे तो इसका मतलब क्या है कि जो इनर वाले इलेक्ट्रॉन है वो शील्ड कर रहे हैं बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस से, या स्क्रीन कर रहे हैं। ठीक है। तो इस वजह से क्या है कि उसे हम क्या बोलेंगे? शील्डिंग इफेक्ट बोलेंगे। अगर तो वो इनर इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर वाले वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा जो है ना रिपेल कर रहे हैं, ज़्यादा दूर कर रहे हैं, तो क्या है? ज़्यादा शील्डिंग इफेक्ट होगा। और अगर इनर इलेक्ट्रॉन थोड़े हैं, कम इलेक्ट्रॉन है इनर, वो कम करेंगे बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को, यानी कि रिपेल कम करेंगे, तो इस वजह से शील्डिंग इफेक्ट क्या होगा? कम होगा।
आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाउ डज द शील्डिंग इफेक्ट डिक्रीजेज द फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। यानी कि जो शील्डिंग इफेक्ट है वो वैलेंस वाले इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस को कैसे जो है ना एक दूसरे से दूर करता है, कैसे एक दूसरे से जो है ना वो यानी कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शंस हैं उनको कम करता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन अगेन बता दूं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के दरमियान यानी प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन के दरमियान जो अट्रैक्शन है, अट्रैक्टिव फोर्सेज हैं, उन्हें हम इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बोलते हैं। The electrons present between the nucleus and the outermost shell of an atom, यानी कि वो वाले इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस और वैलेंस शेल वाले जो इलेक्ट्रॉन है उनके दरमियान है, यानी कि इनर शेल वाले इलेक्ट्रॉन है। रिड्यूस द न्यूक्लियर चार्ज फेल्ट बाय द वैलेंस शेल और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, क्या कर देते हैं वो, यानी कि रिड्यूस द न्यूक्लियर चार्ज, जो न्यूक्लियर चार्ज है, जो न्यूक्लियर अट्रैक्शन है, जो प्रोटॉन की अट्रैक्शन है बाहर वाले इलेक्ट्रॉन की तरफ, वो क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं। इन दिस वे द अट्रैक्शंस ऑफ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स द न्यूक्लियस पार्शियली रिड्यूस्ड बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन्स। इस तरह जो है ना इनर इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो बाहर वैलेंस शेल वाले इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो जाते हैं, उनकी जो अट्रैक्शन है न्यूक्लियस की तरफ कम हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। वाई डज द बिगर एटम्स हैव मोर शील्डिंग इफेक्ट, यानी कि जो बड़े एटम हैं उनके अंदर शील्डिंग इफेक्ट क्यों ज़्यादा होता है। कॉमन सेंस की बात है कि इनर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएंगे, जैसे जैसे एटम का साइज़ बड़ा होता जाएगा इनर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे, और जितने ज़्यादा इनर इलेक्ट्रॉन होंगे वो इतने ज़्यादा बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस से दूर कर देंगे, इतनी सी बात है। और इस वजह से जो है ना हमारे पास शील्डिंग इफेक्ट, जैसे जैसे एटम का साइज़ बड़ा होता जाएगा शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होता जाएगा। द बिगर एटम्स हैव मोर शील्डिंग इफेक्ट बिकॉज बिगर एटम्स हैव ग्रेटर नंबर ऑफ इनर शेल्स। जब इनर शेल यानी कि नंबर ऑफ शेल ज़्यादा होंगे इनर, एंड उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन भी क्या होंगे, ज़्यादा होंगी। एंड इनर इलेक्ट्रॉन्स विच हाईली शील्ड्स द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, वो बाहर वाले जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है उनको ज़्यादा शील्ड कर देंगे न्यूक्लियस से। इस वजह से जो है ना बिगर एटम हैव मोर शील्डिंग इफेक्ट। आगे क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हाई डज द ट्रेंड ऑफ इलेक्ट्रॉन अफिनिटी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज सेम इन अ पीरियड। यानी कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों का जो ट्रेंड है वो यानी कि सेम क्यों है। अगर पीरियड के अंदर देखें तो तब भी सेम है दोनों का ट्रेंड, अगर डाउन द ग्रुप देखें तो तब भी सेम है। तो क्या रीज़न है, तो बेसिकली देखते हैं। द इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इज अ टेंडेंसी ऑफ गेनिंग इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का मतलब ये है कि एक एटम है उसकी टेंडेंसी है एक इलेक्ट्रॉन को अपने बाहर से लेके अपने वैलेंस शेल में लाने का, ठीक है। ये क्या एक टेंडेंसी है एटम की। एटम की टेंडेंसी क्या है कि यानी कि वो बाहर से एक इलेक्ट्रॉन को अपने वैलेंस शेल में लेके आए, ये इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है। अब जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो क्या है, द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज एन अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल। जबकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो क्या है कि कितनी टेंडेंसी है एक एटम के अंदर, कितनी पावर है बाहर से इलेक्ट्रॉन को अपने वैलेंस शेल में लाने के लिए, वो बेसिकली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ये है कि बाहर से एक इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में एटम के ऐड हो जाएगा, ठीक है, हो गया। वो क्या इलेक्ट्रॉन अफिनिटी एटम की यानी एक टेंडेंसी है। और जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो यानी कि एक एटम के अंदर कितनी कैपेसिटी है, एक एटम के अंदर कितनी ताकत है कि वो बाहर से इलेक्ट्रॉन को लेके अपने वैलेंस शेल में लेके आए, ये क्या है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब जाहिर है कि जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होगी, ठीक है, उतनी ईजिली इलेक्ट्रॉन जो है ना बाहर से यानी कि वैलेंस शेल में आ जाएगा। इस वजह से दोनों का ट्रेंड जो है ना पीरियड में भी सेम है और ग्रुप में भी क्या है, सेम है। The electron affinity is a tendency of gaining electron, while electronegativity is an attraction of electron in valence shell. So greater electronegativity means greater electron affinity, due to which both have same trend in period. Next हमारे पास 13 क्वेश्चन है, विच एलिमेंट हैज़ द हाइएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। कौन सा ऐसा एलिमेंट है पूरे पीरियोडिक टेबल में जिसकी हाइएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो, यानी कि इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर सबसे ज़्यादा हो, ठीक है। तो हमारे पास फ्लोरीन है। ये फ्लोरीन एक ऐसा एटम है जो कि पूरे पीरियोडिक टेबल में एक ऐसा एटम है जिसके पास यानी कि जो कि हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रखता है, यानी कि ये हाईएस्ट पावर रखता है इलेक्ट्रॉन खींचने की, सही हो गया। द फ्लोरीन इज द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इन होल पीरियोडिक टेबल हैविंग 4 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है, 4 है फ्लोरीन की। 4 से ज़्यादा पूरे पीरियोडिक टेबल में किसी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं है, सबकी 4 से कम है। तो फ्लोरीन एक वाहिद है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है, 4 है। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाईएस्ट क्यों है
ये एक जो है ना एक लंबा टॉपिक है, तो जैसे जैसे आप लोग आगे पढ़ते जाएंगे तो ये सारे कॉन्सेप्ट जो है ना, ये हाई लेवल के जो कॉन्सेप्ट हैं क्लियर होते जाएंगे इंशाल्लाह। तो कोशिश करें अपने ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं ये क्लियर करें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्टिविटी थी ये वाली, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे न्यू क्वेश्चन थे। तो ये जब अगर आप लोगों ने समझ के इसको कर लिया है तो आप लोगों के लिए जो है ना ये बहुत ही आसान है। एक और बात बता दूं कि ये जितनी भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ ना, ये अगर आप लोग समझ लेना तो आप खुद अपनी वर्डिंग में पेपर में लिख सकते हैं, ठीक है। रट्टा लगाने की बजाय आप लोगों के अंदर इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए, आप 9th में पहुंच गए हैं तो आप लोगों के अंदर इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए कि आप लोग जस्ट समझ के उसको खुद अपनी इंग्लिश यानी कि अपनी वर्डिंग में ट्रांसफ़र करके पेपर पे लिख सके। कॉन्सेप्ट सेम होना चाहिए, ये चीज़ ज़हन में रखिएगा। कॉन्सेप्ट कभी भी गलत नहीं लिखिएगा, कॉन्सेप्ट सेम हो, आप अपनी वर्डिंग में लिख दें, आपको एग्जामिनर पूरे नंबर देगा और उस पर बहुत यानी कि अच्छा इंप्रेशन जाएगा। रट्टा लगाने की बजाय ये जो है ना ये बहुत ही अच्छा है। तो इसी के साथ ही मैं अपना लेक्चर एंड करता हूँ। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, अल्लाह हाफिज़।